सर्वप्रथम गंगा के सागर तथागत गौतम बुद्ध सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता, बौद्ध सत्व, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय श्री कांशीराम साहेब एवं बहुजन समाज में जुड़ गए संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों होगी ना तब होगा नहीं को अपना आदर्श बनाया। और आज बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित हैं बहुजन समाज पार्टी के जाबाज सिपाहियों में, जिसमें पन्ना से चल के आए हैं हमारे देवी आंसू जी और पन्ना की बेटी छत्रपति शंकरवाल अहरवाल, सचिन परमार, दीदी अहरवाल जी, टीकमगढ़ से मुलायम सिंह अहरवाल, सरदार मोबिया, दामोदर अहरवाल जी और साथ ही मुकेश अहरवाल जी, जनाब रमेश डाबर जी, बलराम गोलिया जी, भरत सिंह लाला जी, निवाड़ी से गोविंद अहरवाल जी, नदिया से वृंदावन कुशवाहा जी, अरुण गौर जी, हरगोविंद अहरवाल जी, श्रीपुर मनमोहन गौर, परशुराम कुशवाहा, गंगाधर जाटव, ग्वालियर से सतीश मलरिया, इंद्रपाल, रवि गौतम और कोटी, भिंड से सुरेश पवैया, नवलेश खरे, सुरेश सिंह भरैया, मुरैना से धर्मेंद्र साहब के विदेश मंत्री दीपेंद्र बाबू कोटी, जिला सुप्रीम सचिवालय जाटव, हरिराम कोटी, जिला अध्यक्ष गौरी गोयल जी, जोन प्रभारियों में एडवोकेट भीमसिंह पहाड़िया जी, एडवोकेट मनीष कतरौलिया जी, इंजीनियर अमृतलाल टैगोर जी, विद्याराम कौशल जी, गंभीर सिंह नवरिया जी और प्रदेश के महासचिव रमेश गर्ग जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष वीर बघेल जी और इस मंच की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश के अध्यक्ष इंजीनियर रमाकांत पिप्पल जी, एडवोकेट दिलीप बौद्ध जी के साथ ही तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं, तमाम वरिष्ठ नेता जिनका मैं नाम नहीं ले पाया क्योंकि मैं सबको जान और लंबी लिस्ट है तो पॉसिबल नहीं, लेकिन मैं सम्मानित मंच करके सभी का अभिनंदन करता हूं और मेरे सामने बैठी हुई तमाम मेरी माताएं, बहनें, युवा, बुजुर्ग, आप सभी लोगों को क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। निश्चित तौर से आज ये दिन बाबा साहब को लेकर, बाबा साहब को याद करने का है दिन। बाबा साहब कौन थे? अभी देवीधर आंसू जी बोल रहे थे, बाबा साहब ने तो उंगली दिखाई थी और आज उंगली कितना खटक रही लोगों के अंदर, उसका दर्द आज भी महसूस कर रहे हैं, आज भी महसूस कर रहे हैं। आए दिन बाबा साहब के बारे में हम सब बोल रहे हैं। इसी मध्य प्रदेश के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, ग्वालियर में उच्च न्यायालय में बाबा साहब की मूर्ति प्रस्तावित हो गई और मुझे याद भी है किसी शिवपुरी के किसी चौराहे पे बाबा साहब की मूर्ति लगी, लेकिन वो मूर्ति लगी नहीं यार, ग्वालियर बाईपास पे तमाम तरह के प्रस्ताव दे दिए गए, लेकिन एक नया जियो लेकर के आ गया, ऐसे नया जियो है, बाबा साहब की मूर्ति नहीं ले सकते। सारी नौसी हो गई, सारी कागजी कार्रवाई हो गई, सब कुछ हो गया। वैसा ही सेम केस ग्वालियर के उच्च न्यायालय में हुआ, फाउंडेशन बनकर तैयार हो गया, सारी कार्रवाई हो गई, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार ने लिखकर दे दिया, बिना लिखे आप समझ सकते हैं
अगर उच्च न्यायालय की बात है, हाई कोर्ट की बात है, जहां बिना परमिशन के आप एंट्री नहीं कर सकते, तो क्या बिना परमिशन के वहां पर बाबा साहब के लिए फाउंडेशन बनकर तैयार हो सकता था? नहीं हो सकता। लेकिन जब बाबा साहब की मूर्ति लगने आई, तमाम सामंतवादी ताकतों ने बाबा साहब की मूर्ति को लगने नहीं दिया। लेकिन हम शांत बैठे। लेकिन मुझे मालूम है हम उनको जवाब तो दे सकते हैं, पर अपने आप में आ जाए तो उनकी हालत भी खराब कर सकते हैं। ये बात नहीं, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। लड़ाई लड़ेंगे, संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। लड़ाई क्यों लड़ेंगे? हथियारों से नहीं, बाबा साहब के दिए वोट से लड़ेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मूर्ति जो बड़ी है, ये छोटी मूर्ति है। हो सकता है 28 की तैयारी हो और बाबा साहब के 100 फुट की मूर्ति लगाई। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज का दिन बाबा साहब को नमन करने का है। आज का दिन बाबा साहब को याद करने का है। और आज का दिन इस बात को याद करने का है कि बाबा साहब, अभी आपका सपना पूरा नहीं हुआ है। हम आपके कर्जदार हैं और कर्ज को पूरा करके देंगे। यह हमारे अंदर होना चाहिए। और तमाम और ताकतें मैं देखता हूं, मैं पार्लियामेंट के अंदर तमाम बातें अपने समाज के रखना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं, लेकिन रोक देते हैं लोग, बोलने नहीं देते। जब मैं SC/ST पे अत्याचार होता है, मैं बोलना चाहता हूं, बोलने नहीं देते, रोक देते हैं, समय नहीं मिलता। मैं पूरे देश में दलित और आदिवासी बच्चों के ऊपर, स्कूलों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। स्कूलों में टीचर मारता है, जात के नाम पे टीचर मारता है कि जात के हो तो बोलता अहिरवार है तो उसको मारता है, जाटो हो तो मारता है, रविदास है तो मारता है, अहिरवार है तो मारता है। इस बात पे मारता है कि तुम दलित समाज का, अगर आदिवासी है तो मारता है उसको, और बोलता है तुम पढ़ के क्या करो। तो ये तुम मजदूरी करनी है, तुम पढ़ने क्यों आए? और स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर पीछे बिठाता है उसको। ये बात मैं उस जमाने की नहीं कर रहा हूं, ये बात मैं आज की कर रहा हूं। आज के दिल में ये होता है और पूरे देश में होता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि आप राजनीतिक रूप से कमजोर हो गए। आप संख्या में कमजोर नहीं है, आप बाहुबल में कमजोर नहीं है, लेकिन आपके पास राजनीति नहीं है। राजनीतिक शक्ति के रूप में आप कमजोर हो गए हैं, इसलिए आपके कोई सुनने वाला नहीं। और इसीलिए बाबा साहब ने आज सबसे कहा था, सत्ता की चाबी हाथ में रखनी चाहिए। बाबा साहब ने क्यों कहा? बाबा साहब ने कहा तो जाओ मेरे बच्चों, सत्ता के केंद्र पे, पार्लियामेंट पे, शक्ति के मंदिर पे जाके कब्जा करो। जिस दिन तुम वहां कब्जा कर लोगे, तुम्हारी आवाज सुनी जाएगी। जिस दिन तुम वहां पहुंच जाओगे, तुम्हारे बच्चों का अत्याचार नहीं होगा। लेकिन वो आज हम नहीं कर पाए। हम तमाम प्रयासों के बाद आपके बीच में प्रत्याशी उतार देते हैं, लेकिन होता क्या? अभी हमारे साथी गाने के माध्यम से बता रहे थे, अब साड़ी में और तिगड़ी में क्या बोलते थे, टोड़ी में बिक गए। आप याद रखिएगा, लाडली बहना आई थी, स्कीम लेकर के आई कि नहीं आई? हर बहना के अकाउंट में पैसा कर दिया गया। और क्या हुआ? आप राजनीतिक रूप से कमजोर हो गए। आप इसी प्रदेश के अंदर 15 सीटें जीतने जा रहे थे, लेकिन आप कमजोर पड़ गए, आप जीत नहीं पाए। जैसे आप जीत नहीं पाए, आपके अत्याचार शुरू हो गया। वही लोगों ने दोबारा काम किया। बिहार में गए, 1,44,00,000 महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए भेज दिया। चुनाव के समय, वोटिंग से 3 दिन पहले भेज दिया। लोगों को लगा जिनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं थी, उनके पास 10,000 रुपए पहुंच गया तो उनके लिए तो बड़ी बात है। सत्ता में आ गए वो लोग।
और फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आगाह करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में चुनाव जब होगा तो फिर ये कहीं लाडली बहना, कहीं लाडली मैया, कहीं लाडली बेटी, तमाम तरह के योजनाएं लेकर के आएंगे और आपके अकाउंट में 10,000 हो सकता है 20,000 रुपए भेज दें। लेकिन किस लिए भेज रहे हैं? आपकी राजनीतिक ताकत को छीनने के लिए भेज रहे हैं, आपको कमजोर करने के लिए भेज रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप उनके झांसे में आ गए तो आप कभी भी राजनीति में आगे आप नहीं आ सकते। और अभी हमारे सुनील बघेल जी बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश के अंदर आज भी ओबीसी के बच्चों को 27% रिजर्वेशन नहीं की आबादी ओबीसी की है और 53 से 54% की आबादी ओबीसी की है, लेकिन रिजर्वेशन 27% भी नहीं मिलता, 27% भी नहीं मिल रहा। और इससे पहले कई ओबीसी के नेताओं ने इसकी पहल की तो उनको अपनी मुख्यमंत्री कुर्सी गंवाना पड़ गया, लेकिन रिजर्वेशन नहीं मिला। लेकिन बीएसपी क्या कहती है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात है। और जिस दिन बीएसपी आएगी उसी दिन संवैधानिक नियमों के तहत कम से कम 27% रिजर्वेशन सबसे पहले लागू करने का इसे मध्य प्रदेश में करें। तमाम राय ली जाती है कहीं शिक्षा को लेकर के, आप देख रहे हैं चारों तरफ स्कूल बंद करने की प्लानिंग की जा रही है, स्कूल बंद हो रहे हैं, आपके बच्चे नहीं पढ़ सकते। प्राइवेट स्कूलों में इतनी महंगी फीस है, आप वहां पहुंच नहीं सकते, आपकी इतनी इनकम नहीं है, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। मकसद क्या है इनका मकसद क्या है, इनकी सोच क्या है? जो देश शिक्षा के दम पे आगे बढ़ सकता है उस देश में गरीबों की शिक्षा को खत्म किया जा रहा है। और आज मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश में बाबा भंडारियों की तो दुकानें खोल दी जाती हैं, जगह जगह दुकानें खुली है। ये बाबा भंडारी बेवकूफ बना रहे, जनता को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन आपकी बहना ने बोली थी किसी बाबा भंडारी के चक्कर में आपको नहीं पड़ना, आपका एक ही बाबा है, वो कौन है? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें आप सबसे कहना चाहते हैं तमाम तरह के संघर्षों के तहत हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास बड़े बड़े धन्ना सेठ भी नहीं, क्योंकि हम उनसे पैसा लेते ही नहीं। आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को 800 करोड़ रुपए का चंदा टाटा ग्रुप ने दिया, टाटा ग्रुप ने। और कल का न्यूज आ रही थी, देश की सरकार में बैठे हुए तमाम आईएएस जो पीएमओ बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिसर बोलते हैं, वहां के तमाम अधिकारियों को हटाया गया, क्योंकि सुनने को मिला है कि बड़े बड़े करप्शन में वो शामिल हुआ। अब आप समझ सकते हैं क्या हाल है। और हमारे पास क्या है? हम आपके सामने प्रत्याशी खड़ा करते हैं। एक तरफ तो पैसे वाले लोग हैं, वो चुनाव में 2500 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं जीतने के लिए, और आप पे जो प्रत्याशी होता है हाथी पे बैठ के आता है तो हो सकता है उसके पास 25 लाख रुपए भी ना। एक तरफ 25 करोड़ वाले हैं और एक तरफ हो सकता है 25 लाख वाला भी नहीं, गरीब है, लेकिन वो आपका सिपाही है, वो आपकी रक्षा करने के लिए बैठा हुआ है हाथी के ऊपर। अगर वो जीत कर जाएगा तो जय भीम का नारा बोलेगा, और जीत कर जाएगा तो जय पिता और जय फूले की आवाज को लकारेगा। लेकिन आप क्या करते हो? आप ऐसे प्रत्याशी कहते कमजोर हो गया, ये कमजोर प्रत्याशी है, ये जीतेगा नहीं। एक लहर बनाते हो आप लोग चुनाव के समय, अरे बीएसपी वाले प्रत्याशी को वोट कर देंगे तो बीजेपी आ जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी, और आप बीजेपी को हराने के चक्कर में 27 साल से बीजेपी को यही बैठाए पड़े हैं। बीजेपी नहीं हटने वाली। अगर आप चाहते बीजेपी ना तो आपको हाथी का बटन दबाना पड़ेगा, उसी दिन बीजेपी यहां से जाएगी।
मैं आपसे कहना भी चाहता हूं, इस बात को गांठ में बांध कर रखिएगा, ये बहुजन समाज पार्टी किसी धन्ना सेठ की पार्टी नहीं है, ये आप सबकी अपनी पार्टी है कि नहीं है? कितने लोग मानते हैं बीएसपी आपकी अपनी पार्टी? जब आप ये अपनी पार्टी है तो इसे हर स्तर पे आपको मजबूत करने की जरूरत है। करेंगे नहीं करेंगे मजबूत? जब ये मेरी पार्टी है, इसको तन मन और धन से इसको मजबूत भी करें। अगर आप तन मन धन से मजबूत नहीं करेंगे तो हम कैसे आगे? माननीय कांशीराम साहब ने नारा दिया था, एक वोट और एक नोट का। माननीय कांशीराम साहब जानते थे कि मेरे समाज का जो पास हमारे प्रत्याशी हमने खड़े कर दिए, लेकिन इनके पास पैसा नहीं है, चुनाव नहीं लड़ सकते ये लोग, तो मुझे अपने समाज के लोगों से आग्रह करना पड़ेगा कि एक वोट और एक नोट आप देने का काम करें, ताकि ये प्रत्याशी आपके लिए लड़ाई लड़े और जीत के जब विधानसभा में लोकसभा में जाए तो आपके हक अधिकार की लड़ाई लगे दहाड़ने का काम करेगा। इसलिए माननीय कांशीराम साहब ने कहा, और मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं, जब भी प्रत्याशी आपके गांव में आ जाए, नीला झंडा हाथी निशान वाला होना चाहिए। ये मत सोचना तमाम बहरूपीय नीला झंडा लेके घूम रहे हैं, जय भीम बोल रहे हैं, बोले नहीं बोल रहे हैं, जय भीम बोल रहे हैं, नीला झंडा भी लगाए हैं, लेकिन हाथी निशान उसमें नहीं है, हाथी निशान नहीं है। तो ऐसे बहरूपियों से आपको बचना भी पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी दूसरे के इशारे पे काम कर रहे हैं, आपको कमजोर करने के लिए, आपकी ताकत को कमजोर करने के लिए। और मैं कहना चाहता हूं, जब प्रत्याशी आपके गांव में आ जाए बीएसपी का और हाथी चुनाव चिन्ह हो, तो आप उसे अपने दरवाजे बुलाना और उसका तिलक कर देना, और 100 रुपए, 500 रुपए, 50 रुपए जो तुम्हारी क्षमता हो उसकी तुम उसके जेब में डालने का काम कर दो। और मैं दावे के साथ में कहता हूं, वो प्रत्याशी जीत के जाएगा और रोम रोम उसका तुम्हारे कर्ज में डूबा रहेगा, तुम्हारे सामने बैठ के रहेगा, और वो जीत कर भी जाएगा, उसे पैसे कमी नहीं पड़े। ये मेरा बहुजन समाज इतना बड़ा है, माननीय कांशीराम साहब बोलते थे, जितना बड़ा हाथी उतना मेरा बड़ा ये बहुजन समाज। और ये बहुजन समाज का जाए तो इसी प्रदेश में 28 में सरकार बना सकता, और नहीं बना पाएगा तो बिना हमारे मर्जी कोई सरकार मध्य प्रदेश में बनने नहीं देगी। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आपके दरवाजे में राजा महाराजा आके बैठ जाए तो आप फूले नहीं समाते, महारानी आके बैठ जाए तो आपको लगता है कि आपका जीवन कल्याण हो गया। आप फोन करके बुला बुला के लल्ला लल्ली ओढ़ते थे महाराज को, महाराज हमारे दरवाजे बैठ गए। अरे आप सोचो, ये राजा महाराजा जो तुम्हें देखना पसंद नहीं करते थे, ये देन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के वोट की ताकत का है कि तुम्हारे दरवाजे पर बैठते रहते। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो कि बाबा साहब का सपना पूरा हो, आप चाहते हो माननीय कांशीराम साहब का सपना पूरा हो, और आप चाहते हो कि बाबा साहब की मूर्ति ग्वालियर में लगे भव्य, आप चाहते हो बाबा साहब की मूर्ति ग्वालियर बाईपास में लगे, तो आपको 27 में बीएसपी की सरकार को बनाना पड़ेगा। बिना बीएसपी की सरकार के आपका कुछ कल्याण नहीं होगा। रिजर्वेशन खत्म हो रहा, नौकरियां खत्म की जाए, शिक्षा को खत्म किया जाए। हमने उनसे कहा कि स्कूल बनाओ, तो स्कूल नहीं बनाएंगे, वो आपके लिए स्कूल नहीं बनाएंगे, उस शराब के ठेके खोल देंगे, लेकिन स्कूल नहीं बनाएंगे आपके लिए, जहां आपके बच्चे बिगड़ जाए। तमाम तरह की ऐसी बातें करते हैं। लेकिन मैं आज से कहना चाहता हूं, ये आज का जो दिन है, इसको गांठ बांध कर रख लो। जिसने 4 बच्चों की कुर्बानी देकर आपके भविष्य को उज्जवल किया है, उनकी बातों पर चलना भी सीखो। हम ना बिकेंगे और ना बिकने देंगे, ये ताकत हमारे अंदर होगी। माननीय कांशीराम साहब ने कहा कि हमें ना बिकने वाला समाज खड़ा करना पड़ेगा। और आप समझ लीजिए कि जो छोटी छोटी चीजों के लिए हम संघर्ष करते हैं,
हम जमीन के लिए संघर्ष करते हैं, खेतों के पानी के लिए संघर्ष करते हैं, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए संघर्ष करते हैं, अपने बच्चों की नौकरी के लिए संघर्ष करते हैं। और जिस दिन तुम्हारे हाथ में सत्ता आ जाएगी तुम्हें इसके संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारा सब कुछ आपके हाथ में होगा। और एक करके भी दिखाया है। जब उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी तब उत्तर प्रदेश में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के हालात सुधरे, गरीबी खत्म हुई, नौकरियों का अंबार लगा, शिक्षा के द्वार खोले गए, 5,000 प्राइमरी स्कूल खोले गए, कई हजार डिग्री कॉलेज खोले गए, कई हजार प्राइमरी हमारे वो ITI कॉलेज खोले गए, सैकड़ों इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए, MBA कॉलेज खोले गए, एडुकेट लॉ कॉलेज खोले गए। आज की डेट में उत्तर प्रदेश शिक्षा के नाम पर नंबर 1 बनता, जहां पर 10,000 डिग्री कॉलेज है। आप समझिए 10,000 डिग्री कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर है, 1,85,000 प्राइमरी स्कूल है, 10,000 डिग्री कॉलेज यहां नहीं होंगे। 1,85,000 प्राइमरी स्कूल छोटी मोटी संख्या नहीं, ये बहुत बड़ी संख्या। माननीय बहन ने जब मुख्यमंत्री बनी तो गांव के अंदर अम्बेडकर भवन देने का काम किया, ग्राम सचिवालय देने का काम किया। कहा हमारे गांव के अंदर जब भाइयों बहनों की शादियां होती हैं तो शादी रोकने की जगह नहीं उनके पास होती है, तो बहन जी ने वहां पर सचिवालय बनवा दिया। क्या ये गांव के अंदर सचिवालय बनाया जाता है, हॉल बनाया जाता है, उसी हॉल के अंदर जब हमारी भाइयों की, हमारी बहनों की बारातें आएगी तो उसी गांव के अंदर रहेंगे, किसी हॉल को बुक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। घर देने का काम किया गया, कांसीराम साहब गरीब आवास के तहत 2-2 कमरे फ्लैट देने का काम किया, और गांव के अंदर भी अम्बेडकर आवास के तहत 3-3 लाख रुपए के चेक देने का काम किया गया। और माननीय बहन जी ने गरीबों की बेटियों की शादी के लिए भी 1.5 लाख रुपए का चेक दिया। कहीं गरीब की बेटी है तो उसकी शादी की जिम्मेवारी मेरी है, आप शादी करो और 1 महीने पहले समाज कल्याण विभाग में अप्लाई कर दो, 1.5 लाख रुपए का चेक आपको मिल जाएगा अपनी बेटे की शादी करने के लिए। ये काम अगर कहीं हुए तो उत्तर प्रदेश के अंदर हुए, इसलिए हुए कि आप ताकत में थे, आप सत्ता में थे और आपकी बहन मुख्यमंत्री थी, तब जाके पॉसिबल होता है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं तो मध्य प्रदेश कोई कमजोर नहीं, मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है, दम है कि नहीं है? डरे तो नहीं हो आप लोग? कहीं डर गए हो राजा महाराजा से? कितने लोग डरे हुए बताइए मुझे? डरे वाले हटाओ हाथ, जरा नहीं करते। कितने लोग डरे हुए हैं? उतने लोग हाथ उठाओ जरा, मैं देखूं। डरने वाले लोग कितने डरते हो भाई? मेरी बात समझ नहीं पा रहे? मैं बोल रहा हूं जितने लोग गुंडे, मवाली, राजा महाराजाओं से डरते हो उतने लोग उठाओ हाथ। कोई नहीं है ना? और जितने लोग डरते नहीं हो और गुंडों की छाती पर चढ़ के हाथी बटन दबाओगे उतने लोग उठाओ। समाज पार्टी जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद, संघर्ष का तैयारी हमारी अभी शुरू हो गई। आज ये जो जन सैलाब उमड़ा है ये क्रांति लिखने जा रहा है और बाबा साहब के इस महापरिनिर्वाण दिवस पे हम संकल्प लेंगे और संकल्प लेके आज हम ये प्रण करेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आप भले हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन आपकी विचारधारा, आपके सपने, आपका त्याग, आपका संघर्ष, आपका जज्बा हमारे दिलों में बसता है। आपका जो खून है हमारे शरीर में बहता है। हम आपके सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर देंगे, लेकिन 2028 में आपके सपनों वाला मध्य प्रदेश बना करते रहेंगे। ऐसे हम सब लोग उम्मीद करके आगे बढ़ेंगे। और फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूं, उठो साथियों, समय नहीं है शोभा और श्रृंगार का, दम भरो निर्धार करो सत्ता के महासंग्राम का। और ये महासंग्राम का दम भरना है और मुझे पूरी यकीन है और पूरा विश्वास भी है कि इस बार नहीं 2028 में मध्य प्रदेश में
बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बनाना है और ओबीसी के भाइयों को भी साथ में लेकर के आना है और फिर उन्हें 27% रिजर्वेशन भी देने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। और ये ऐलान कर देना कि तुम जहां बैठे हो वो तुम्हें रिजर्वेशन नहीं दे सकते। उनसे बोल देना कि तुमने बहुत दिन कांग्रेस की दरी बिछाई। तुम बोल देना उनसे, तुम्हारे गांव देहात के जो लोग रहते हैं, जाके बोल देना कुशवाहा समाज के लोगों से, जाके बोल देना बघेल समाज के लोगों से, जाके बोल देना धाकड़ समाज के लोगों से, जाके बोल देना लोधी समाज के लोगों से। और ये सारे समाज हमारे मंच पे बैठे कि नहीं बैठे भाई? ये खड़े भी लोधी वाले, खड़े नहीं खड़े, बघेल जी बैठे भी। मैं उनसे कहता हूं जाके बोल देना, तुमने जीवन भर जिसकी दरी बिछाई है वो तुमको, तुम्हारे बच्चे को आरक्षण नहीं दे पा रहे, 27% रिजर्वेशन नहीं दे पा रहे। जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी 24 घंटे के अंदर ओबीसी के बच्चों को 27% रिजर्वेशन बीएसपी देने का काम करेगी। यही बहन जी संघर्ष करो भाई, और हम सब संघर्ष करें। खाली गौतम जी के करने से बात नहीं बनेगी। अगर एक आदमी करने से होता तो हो जाता। मैं तो पिछले 5 साल संघर्ष कर रहा हूं आपके बीच में, बात तो नहीं बढ़ पा रहा। जब तक एक नौजवान नीला कफन बांध कर संघर्ष नहीं करेगा तो बात नहीं बनेगी। कितने लोग चाहते संघर्ष करना? हाथ उठा के बताओ। पक्का है, आज से संघर्ष शुरू कर दीजिएगा। बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए आज से संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन डरना भी नहीं है और किसी से उलझना भी नहीं है। मन में और दिमाग में अपने नफरत को बैठा करना। अगर तुम्हारे अंदर बाबा साहब के प्रति नफरत है तो उसका जवाब हम सही समय पर देने का काम जरूर करें। हम भूलने वाले नहीं हैं, हम भूलने वाले नहीं हैं। हम वो सिपाही की संतानें हैं जो 500 महान सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं को धूल चटाने का काम किया कि नहीं किया था? हम उनके बच्चे हैं, याद रखिएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं 27 और 28 की लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी और इसके लिए आपको तन मन धन से तैयार रहने की जरूरत पड़ेगी।